हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 13 एंड 14 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड वर्चुअल आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर होगी। अब गाइस, आपको G7 समिट क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, अब ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रॉम प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर मतलब कि डिटेल में लिखना तो ऑफकोर्स दैट विल कवर इन टू द मोर मेन सेक्शन। तो G7 आपको पता होना चाहिए एक इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट मतलब कि 7 कंट्रीज की गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड UK। और ये जो 7 कंट्रीज हैं वो ग्लोबल GDP को 40% रिप्रेजेंट करती हैं। 2021 के समिट में इंडिया और साथ में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट कंट्री। फाइन। तो इसके अब देखो प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री को बुलाया गया था एज अ गेस्ट। फाइन। तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तो इन 4 कंट्रीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि ये जो G7 समिट हुआ है तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आए हैं। फाइन। इसका रिजल्ट क्या है, तो इसको कारगिल डे डिक्लेरेशन के रूप में इसको बनाया गया। G7 का एम ये कि हमें क्या करना है कि कोविड-19 की 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस को क्या करना है, सिक्योर करके रखना है अगले 1 साल में। ठीक है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, जिस ऑफकोर्स जो रिच नेशंस हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने सप्लाईज को डोनेट कर सकते हैं या फिर फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टू कोवैक्स। आपको पता है एक एलियंस बना हुआ, वैक्सीन एलियंस बना हुआ है, या फिर जो UN बैक्ड स्कीम है, तो उन जो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, या इधर फाइनेंशियल या फिर हम डायरेक्ट जो हमारे पास सरप्लस वैक्सीन्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज। इसके अलावा क्या किया G7 ने, और क्या बात करी कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज की कितनी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एड्रेस करने की किस तरह हम फाइनेंस मतलब कि एड दे सकते हैं, किस तरह से हम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट हमें क्या करना है। देखो, अगर हमें कार्बन एमिशंस कम करने हैं तो हमें कम से कम जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनकी $100 बिलियन की हेल्प करनी है 1 साल में। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, G7 समिट में आउटकम्स क्या हुआ। सबसे पहले हमने कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड बात करी कि किस तरह हम पुअरर कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम पुअरर कंट्रीज़ को हम किस तरह से उन पे क्लाइमेट मतलब कि जो उनके कंट्रीज़ में पॉलिसीज चल रही हैं उन पे किस तरह से अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को क्या किया, अनाउंस किया, जिससे क्या होगा, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा वो राइवल होगा बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स। और G7 इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा, जैसे अफ्रीका के रेलवेज़ को और एशिया के विंड फार्म्स को। इसके अलावा हमने क्या बोला है, अभी हमने पढ़ा कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, तो 15% मिनिमम जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है वो लिया जाएगा जो लार्ज MNCs हैं, सो दैट जो लार्ज MNCs हैं वो जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए टैक्स हेवन्स में अपनी कंपनीज़ को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करती हैं, तो इसको क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे बात की गई। इसके अलावा क्या कर रहा है, इंडिया भी क्या करता है, हमेशा G7 की सपोर्ट मांगता है, बिकॉज WTO इंडिया sought G7 सपोर्ट फॉर द प्रपोजल मूव्ड एट द WTO बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बीच में क्या हुआ था, इंडिया और साउथ अफ्रीका पे ये एलिगेशन लगाया गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रेड रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, ट्रिप्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्योंकि अब एज एन इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों को गेस्ट कंट्री के लिए बुलाया गया था, तो इसलिए क्या किया, इंडिया ने क्या मांगा है, G7 कंट्रीज़ की सपोर्ट मांगी है कि आप हमें WTO पे क्या करो, सपोर्ट करो। ठीक है। सो दैट जो भी ट्रिप्स रिलेटेड जो वेवर है हमें मिलना चाहिए कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे। फाइन। तो अब आपको समझ में आ गया। बाकी आप देख सकते हो G7 कंट्रीज़ के हमने नाम पढ़ लिए हैं। G8 में प्लस रशिया आ गया, और G20 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है UPSC में आया हुआ था, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। फाइन। तो गाइस, अब आपको G7, G8, G20 इन तीनों कंट्रीज़ के कौन कौन सी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मॉडिफाइज फेम सेकंड स्कीम। तो गाइज, ये आपको पता ही होगा कि जो फेम सेकंड स्कीम है किससे रिलेटेड है, मेनली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर सकें। तो गाइज, ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में कवर होगी। तो गाइज, अब हम पढ़ते हैं। देखो, अगेन प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये कि आपको फेम स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। या फिर थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आपको फिगर्स पूछ सकते हैं ना। तो बाकी ये जो न्यूज़ है अगेन मेन्स ओरिएंटेड है। अभी क्या है, सो दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करी है फेम सेकंड स्कीम में, दैट इज़ अ फास्टर
अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, मतलब कि इसकी अभी फेस जो स्कीम है उसका फेस सेकंड स्टार्ट हो गया है। इसका एम ये के नाम से समझ में आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें और उनके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। तो इसमें क्या किया, अब क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अडॉप्ट करें, तो इसलिए क्या किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि 15,000 पर किलोवाट आवर की डिमांड इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो 2 व्हीलर्स की मतलब कि व्हीलर है विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि वो 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को डिमांड को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। फाइन, तो समझ में आ गया आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिमांड इंसेंटिव ऑफ 15,000 पर किलोवाट आवर विच इज नियरली डबल इंक्रीज इन द करंट सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर विद अ मिनिमम कैप ऑफ 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। फाइन, मैं सिंपल बात ये कि सो दैट हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेल के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी को हम 15,000 रुपीज़ का क्या करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह हमने क्या बोला, जैसे 3 व्हीलर, अभी 2 व्हीलर्स की बात होगी, जैसे आपका स्कूटर हो गया, एक्टिव हो गया, 3 व्हीलर्स पे हम क्या करेंगे, 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, सो दैट हम उनकी डिमांड मतलब कि अब डिमांड बढ़ा सकें। फाइन, इसके अलावा क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फेम सेकंड स्कीम है वो किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उन्होंने फेम स्कीम को फॉर्मुलेट किया था 2015 में। ठीक है, इसका यही था कि हम क्या करें, अपने इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो हाइब्रिड व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें, सो दैट हम अपने क्लाइमेट को सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर कर सकें। तो इस स्कीम का फेज सेकंड है वो अगले 3 सालों के लिए अप्रूव हो गया था 1 अप्रैल 2019 से। हाउएवर जो फेम सेकंड है इसका एम ये था कि हम क्या कर सकें, हम डिमांड जनरेट कर सकें और हम ई बसेस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बसेस होगी, 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स, इन सब की डिमांड को जनरेट कर सकें। अगर हम 75,000 व्हीकल्स को सेल करके, फेम ने अभी तक क्या किया है, ऑलरेडी 20 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल को सेव कर चुका है और 40 मिलियन केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन कर चुका है। ठीक है, मतलब आप समझ में आ गया। देखो, इसका एम क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और उनकी डिमांड बढ़ाना। तो अगर उसने 75,000 व्हीकल्स बेच दिए हैं तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी 20 मिलियन लीटर जो फ्यूल है उसको सेव किया और साथ में 40 मिलियन केजी CO2 रिडक्शन किया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, A tweak in India Meteorological Department's forecast may help India prepare better for the monsoon। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है ज्योग्राफी में कवर होगी अंडर द GS1। अभी क्या है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करता है, मतलब कि जून से सितंबर तक कैसा मानसून का सीजन रहेगा उसका हर महीने क्या करेगा, पूरा फोरकास्ट करेगा। ठीक है, मंथ वाइज जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब कि जो रेनफॉल की क्या अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट विल हेल्पफुल गिवन द इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द रेनफॉल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो IMD ने अभी तक क्या करा है, 2 स्टेज फोरकास्ट को इशू कर चुका है मानसून सीजन के लिए, 1 अप्रैल के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी और 1 मई जून के लिए कर चुके हैं। इसके अलावा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, रेनफेड रीजन मतलब कि वो रीजन जो स्पेशली सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के लिए अलग, उन रीजन्स के लिए एक सेपरेट फोरकास्ट को रिलीज़ करेगा। तो अभी तक जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो सिर्फ एज अ कंट्री होल के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन जो रेनफेड रीजन्स के लिए एक अलग से सेपरेट फोरकास्ट वो रिलीज़ करेगा। इससे होगा हम उन पर्टिकुलर रीजन्स जैसे रेनफेड रीजन्स है या फिर इन रीजन्स पे जो क्रॉप्स उगती हैं या फिर जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो हम उनको बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। फाइन, अब हम जरा देखते हैं कि IMD के द्वारा कौन कौन से मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनसेमेबल फोरकास्टिंग सिस्टम जो डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है। सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड द नॉर्थ पैसिफिक। अब देखोगे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक इन दोनों के सरफेस पे क्या टेम्परेचर डिफरेंस है उसको वो क्या करता है, मेज़र करता है। इसके अलावा साउथ इंडियन ओशन सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, ईस्ट एशियन मीन लेवल प्रेशर, देखो कैसे ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगी अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हुई होगी। नॉर्थ वेस्ट यूरोप लैंड सरफेस एयर, क्योंकि आपको देखना कुछ जो हवाएं आती हैं वो हमारे यहीं से आती हैं। फिर इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम, तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं बिफोर एनी फोरकास्टिंग। फाइन, तो जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है इट इज़ डिफाइंड एज अ फोरकास्ट जिसमें हम क्या करते हैं 30 दिन, अभी हमने पढ़ा 1 मंथ का ऑलमोस्ट फोरकास्ट करते हैं अप टू द 1 सीजन डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज वेदर पैरामीटर, मतलब कि 1 महीने में 30 दिन होता है तो 30 दिन का हम एवरेज लगा के देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको रिलीज़ करते हैं। और जो मंथली और जो सीजनल फोरकास्ट होता है वो सब इसके अंडर ही कवर होता है। इसके अलावा और कौन कौन से
मॉडल्स यूज किए जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। एक तो हमने देख लिया, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेबल फोरकास्टिंग सिस्टम जो फॉलोइंग पैरामीटर्स पे बेस्ड था। सेकंड है डायनामिकल ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, इसमें क्या करते हैं लैंड, एटमॉस्फेरिक और ओशन जो स्टेट है उनको स्टिमुलेट करते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे, और वो बताते हैं कि मानसून मंथ्स में कैसा हाल चाल रहेगा। इसके अलावा एक होता है मल्टी मॉडल एस्टिमेबल फोरकास्टिंग सिस्टम, ये किस पे बेस्ड होता है, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स पे बेस्ड होता है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट जो क्लाइमेट प्रेडिक्शन है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनके या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन पे बेस्ड होता है। फाइन, तो गाइस आई होप आपको ये पता होगा, थोड़ा सा इसके बारे में अब आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर अप्रूव्स पॉलिसी ऑन आर्चिविंग, डीक्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर ऑपरेशन हिस्ट्रीज। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कवर होगी। तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्या देखो, अभी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें वॉर हिस्ट्रीज़ की, हमें मतलब कि क्या पिछले हिस्ट्री में क्या क्या वॉर हो चुके हैं कि वो रिटर्न फॉर्म में चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग द वॉर हिस्ट्रीज रिटर्न विद क्लियर कट पॉलिसी ऑन डीक्लासिफिकेशन, सबसे पहले ये किसको द्वारा रिकमेंड किया गया था, बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी, और साथ में जो एन वोरा कमेटी थी उन्होंने ये बोला था सो दैट हम देखो सिंपल बात ये हिस्ट्री में पास्ट में जितने भी वॉर्स हुए हैं उनका पूरा एक रिटर्न एक होना चाहिए विद क्लियर कट पॉलिसीज होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला था, ऐसा रिकमेंड किया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी, और साथ में एन वोरा कमेटी ने भी रिकमेंड किया था, बिकॉज इससे हमें ये समझ में आएगा कि पास्ट में जो वार्स हुए उससे हमने क्या लेसन सीखे और किस हिसाब से हमें अपने फ्यूचर के जो मिस्टेक्स हैं या फ्यूचर में अगर कोई वॉर होने वाला है वो मिस्टेक्स को हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। तो ये सब रिकमेंडेशन इसलिए दी गई थी कि उनके द्वारा, इन दो पर्टिकुलर कमिटीज़ के द्वारा, सो दैट कि इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वॉर हिस्ट्री को एक क्लियर कट लिख सकें। ठीक है, इस पॉलिसी से क्या होएगा, हम एक ऑथेंटिक मटेरियल रख सकते हैं सो दैट इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च भी हो सकती है, और हम जो र्यूमर्स फैल जाती हैं ना उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस बताया कि अगर वार हिस्ट्रीज अगर लिखी होएगी तो उसका क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। अब इस जो न्यू पॉलिसी है तो इसके क्या फीचर्स होने वाले हैं। ठीक है, अब ये कौन सी पॉलिसी है, पॉलिसी ऑन आर्चिविंग, डीक्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन। देखो आर्चिविंग मतलब कुछ चीज़ हम कुछ संभाल के रख रहे हैं। ठीक है, कंपाइलेशन मतलब कि ऑफकोर्स तो पास्ट में जितने भी वार्स हैं उनको हम कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के क्या फीचर्स होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अब सपोज करो हर एक मिनिस्ट्री के अंदर हर एक काम नहीं आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम उनके पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को डिक्लासीफाई करो, विच इज स्पेसिफाइड इन द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे। अगर क्लासीफाई कर देंगे तो इजीली काम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीक्लासिफिकेशन रेस्ट विद द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एज स्पेसिफाइड इन द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्ट्री डिवीज़न है उसका काम क्या होगा कि वो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा जब भी ये जो चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा या फिर अगर वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पब्लिश किया जाएगा। फाइन, तो हिस्ट्री डिवीज़न का काम ये है, वो कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। इसके अलावा ये जो पॉलिसीज़ हैं ये मैंडेट करती है कि एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसको हेड किया जाएगा किसके द्वारा, जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो क्या करेगी, जो डिफरेंट वॉर हिस्ट्रीज हैं, जो ऑपरेशन हिस्ट्रीज हैं उनको कंपाइल करेगी। ठीक है, तो ये जो वॉर या जो ऑपरेशन हिस्ट्रीज हैं वो कंपाइल की जाएगी विद इन द 5 years टाइम। जैसे आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो ये भी जो ऑपरेशन हैं इन सबको रिटर्न किया जाएगा। जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिक्लासिफाइड किया जाएगा 25 साल में, लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे पब्लिक डोमेन में जल्दी ही। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकती है ओवर विद होल्डिंग रिकॉर्ड एटीएम, मतलब कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो अगर वो उसको नहीं करना चाहती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकती है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड 25 साल पुराने हैं वो हम क्या कर सकते हैं, आर्चिवल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा अप्रेज किए जाएंगे और हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे अपनी नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। गाइस अगर आपने स्पेक्ट्रम का पहले 2 चैप्टर पढ़े तो उसमें इन सब के बारे में बता रखा है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारी काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द एनरोलमेंट इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन
डिपिंग फास्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या देखो गाइस, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन स्कीम है क्या। देखो ये वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। मतलब कि अनऑर्गेनाइज वर्कर आपको पता है जो इस तरह के फर्म में काम करते हैं जहाँ पे 10 या उससे कम लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, मतलब कि सिंपल बात ये है कि अगर सपोज करो आप अनऑर्गेनाइज वर्कर हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब कि एक रिटायरमेंट या 60 साल के बाद अगर आपको पेंशन मिले, ठीक है। अब जैसे देखो आप देखते होंगे जो सरकारी नौकरी है या फिर जो प्राइवेट लोग हैं उनको अक्सर मिलता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको नहीं मिलता। तो अगर वो चाहते हैं कि उन्हें पेंशन चाहिए और अगर उनकी उम्र 18 से 40 साल में है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी मंथली इनकम जिनकी 15,000 या उससे कम है वो क्या कर सकते हैं, अपना मंथली कुछ मतलब कि पैसे जमा कराएंगे और 18 से 40 साल में वो पैसे जमा कराएंगे 22 साल में, और जैसे ही वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनके बाद उनके पास पैसे वापस आने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज़ लाइक जैसे जो स्कीम्स होते हैं ना LIC एंड उसी तरह है एक तरह का, ठीक है। तो एक वॉलंटरी है, मतलब कि आपकी खुद की मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो लीव इट, फाइन। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, वो वर्कर जिनकी जो सैलरी 15,000 या उससे कम है और उनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है। और ये जो स्कीम है उसको एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। अब इसमें कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो भी होम बेस्ड वर्कर्स हैं, अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो मिड डे मील कर वर्कर्स होगी, कोबलर, ठीक है, जो आपके जूते वगैरह सिलते हैं, रैक पिकर्स, ठीक है, जो कूड़ा का पाड़ा लेके जाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर आपके घर में कोई मेड है, वॉशरमैन, धोबी वगैरह, रिक्शा पुलर, ये सब इनका काम उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, 50% जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो बेनिफिशियरी के द्वारा पे किया जाएगा और उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज करो अगर आप महीने के 1,000 रुपये जमा कराने जाते हो गवर्नमेंट के पास, तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट आपके खुद लेगी और 1,000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, ठीक है। तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन को आप खुद दोगे और 50% कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा एनी वर्कर जो किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर कवर है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम या EPFO, वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। या फिर अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके अलावा जो हर सब्सक्राइबर है उनको मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये महीना मिलेगी जब उनकी 60 साल हो जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन स्कीम। तो अगर अब ये आपका काम क्या है, इन तीनों स्कीम्स के बारे में गूगल करो और जाके पढ़ो सो दैट आपके दिमाग में रहे। अभी क्या है, स्टीप फॉल्स इन एनरोलमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड। देखो अभी क्या है, इसमें जो एनरोलमेंट हो रही है उसमें बहुत कम हो रही है, मतलब नंबर ऑफ़ जो वर्कर्स जो इस स्कीम में एनरोल कर रहे थे अब वो कम कर रहे हैं। अब क्या है, एनरोलमेंट का ये क्या इतना जो लोग कम हो रहे हैं, इसका कोज यही हो सकता है कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब लॉस करी या फिर उनके पास पैसा ही नहीं है इतना कि वो इन सब में इन्वेस्ट कर सके। जो एनरोलमेंट है इसके अंदर वो डिक्लाइन हो रही है 150 पर डे में फ्रॉम, मतलब कि 2019-20 में इट इज़ फ्रॉम, एक दिन में लोग नियर अबाउट 4,361 इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करते थे और अभी इतना डिक्लाइन हो चुका है टू 150 पर डे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसको अगर नोट्स बना रखें तो आप अलग से लिखिए। अभी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन का ही एक स्पेशल ऑर्गन है। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, उसका एक ऑर्गन एक ये भी है जिसका काम ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेनटेन करके रखना है, ठीक है। और कोई भी अगर चेंज होता है वो इसके चार्टर इसको अप्रूव करके तभी इसमें होते हैं। इस काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड यू शुड नो द नेम ऑफ दीज 5 परमानेंट मेंबर, दैट इज़ USA, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस। 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 अफ्रीकन और एशियन स्टेट से होते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से होता है, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से होता है और 2 वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट। बाकी ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये बदलते रहते हैं एज पर वोट, ठीक है। अभी क्या जो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घना और UAE, दैट इज़ द यूनाइटेड अरब एमिरेट, उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है 2022-23 टर्म के, ठीक है। अभी तो इंडिया चल रहा है, इंडिया 2 साल के टर्म के लिए चल रहा था, इंडिया का सेशन अगले साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो 5 कंट्रीज़ हैं वो इलेक्ट होंगी। हर साल क्या किया जाता है, 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है, फाइन। नेक्स्ट है एंकर इन्वेस्टर। अभी क्या देखो गाइज, एंकर इन्वेस्टर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, सपोज करो हु आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर्स बिफोर द IPO। लाइक आपकी कोई पर्टिकुलर कंपनी है और अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक IPO इशू करना होगा, दैट इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके शेयर्स कोई ख़रीदे तो आप एक ऐसे इन्वेस्टर को बुलाओगे जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, ठीक है, सो दैट वो आपके
आई उसको खरीद, ठीक है, आपके शेयर्स को खरीदो, ठीक है, मतलब कि वो आपके शेयर्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है कि वो आपके लिए इस तरह काम करता है, फाइन। तो एंकर इन्वेस्टर्स आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो आपके शेयर्स में या शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं बिफोर द IPO। जो हर एक जो एंकर इन्वेस्टर होता है उनको मिनिमम 10 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो असेंशियल एंकर होते हैं, वो हम इसलिए होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का कॉन्फिडेंस बनाते हैं एंड इट गोज द डिमांड ऑफ द IPO इन द मार्केट, ठीक है। अभी के जो LIC दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करने वाली है, 25,000 करोड़ पे रेस करने वाली है, किन के थ्रू, एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू, फाइन। नेक्स्ट है जियो पार्सी स्कीम, अभी हमने पढ़ा भी था। जियो पार्सी स्कीम आपको पता है पार्सीज कम्युनिटी के लिए शुरू हुई थी, ठीक है। जियो पार्सी स्कीम 2013-14 में लॉन्च हुई थी सो दैट जो पार्सीज कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उसको हम बढ़ा के रख सकें। इसको स्कीम डेवलप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा इसको स्टार्ट की गई थी। और साथ में पार्जर फाउंडेशन और इसके अलावा इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, उनके द्वारा स्कीम को डेवलप किया जा रहा है। मतलब कि स्कीम डेवलप की गई किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्जर फाउंडेशन। इसके अलावा इस स्कीम में 3 कंपोनेंट्स हैं कि हम क्या करेंगे, इनको मेडिकल असिस्टेंस देंगे फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, एडवोकेसी और हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। जो पार्सीज की जो पॉपुलेशन है वो 1941 में नियर अबाउट 1,14,000 थी और ये डिक्लाइन होकर 2011 में 57,000 रह गई थी, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है। तो अभी इस स्कीम की वजह से क्या है, जो पार्सीज कम्युनिटीज़ की जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं वो इन देखने को मिले हैं, फाइन। नेक्स्ट है एनविजन मिशन। देखो एनविजन एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है और ये मिशन कहाँ पे जाएगा, वीनस पे, ठीक है। तो विजन से याद रखना वीनस पे जाएगा और इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, नासा भी दे रहा है। तो आपको सबसे पहले करना एन से याद रखना, यूरोप के द्वारा चलाया जा रहा है और कौन से प्लैनेट पे, वीनस पे कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, नासा कर रहा है, ठीक है। और ये 2030 में आसपास लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये करेगा वीनस के एटमॉस्फेयर और सरफेस को स्टडी करेगा और वहाँ पे कौन कौन से ट्रेस गैसेस हैं उनको मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा उस सरफेस की कंपोजिशन। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे बिकॉज जो इसकी हीट है वो ट्रैप की जाती है बाय इट्स थिक क्लाउड कवर। वीनस जो स्पिन्स हैं ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वीनस के पास कोई मून और कोई रिंग्स नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके पास कोई मून नहीं है अपना या कोई रिंग्स नहीं है, दैट इज़ अ वीनस। और इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं बिकॉज इसका ऑलरेडी सेम साइज है जैसे हमारी अर्थ के। नेक्स्ट है पैसिफिक, अभी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ द पोलर एरिया स्टीलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट, मतलब इसमें हम आसमान का सर्वे करेंगे और ये इंटरनेशनल है, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा कोलैबोरेट करके चलाया जा रहा है। इसका एम ये कि हम क्या कर रहे हैं, जो मिलियन ऑफ स्टार्स हैं इनके थ्रू जो लाइट आती है उनकी पोलराइजेशन को पढ़ना, ठीक है। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस स्टार की लोकेशन कहाँ पे है। एक नोवल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अ वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरोमीटर, उसको यूज़ किया जाएगा सो दैट हम क्या कर सकें, उसमें जो पोलराइज्ड लाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें जो उन स्टार से आते हैं और साथ में कुछ गैलेक्टिक लैटिट्यूड्स है वहाँ से जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है, हमेशा ये रहता है, ये वैसे ओलिव रिडले सी टर्टल हर साल किया जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ऑपरेशन ओलिवा चलता है जो कि 1980s में स्टार्ट हुआ था, उसका एम ये कि हम क्या कर सकें, जो ओलिव रिडले टर्टल उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं सी टर्टल्स और ये मेनली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस के वार्म वाटर में रहते हैं। ये टर्टल्स अपने कजन्स के साथ रहते हैं, दैट इज़ अ कैंप रिलेटेड टर्टल और दे आर बेस्ट नोन फॉर बिकॉज ये मास नेटिंग करते हैं, मतलब कि इकट्ठे ही क्या करते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइन, ऐसे करते हैं जिसको हम अरीबात अभी बोलते हैं, जिसमें जो 1000 ऑफ फीमेल्स हैं वो एक साथ एक ही बीच पे एग्स देती हैं। आईओसिन स्टेटस इसका क्या वल्नरेबल, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द देविका रिवर। अभी क्या जो देविका रिवर रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जिसके अंडर जो बाथिंग प्लेसेस होते हैं या नेचुरल वाटर बॉडीज़ होते हैं या जो कैचमेंट एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाएगा और ये स्टार्ट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021। इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर सेंट्रली फंडेड नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के। जो देविका रिवर है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के सुधा महादेव टेम्पल से ये ओरिजिनेट होती है और फ्लो कहाँ से होकर जाती है, वेस्टर्न पंजाब और फिर रावी रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। ये रिवर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज हिंदूज़ के लिए, बिकॉज ये इसको माना जाता है कि ये रिवर गंगा जी की सिस्टर है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।